प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वेलकम करता है। आप फिर सुन रहे हैं एचआर सर को, आप फिर पढ़ रहे हैं एचआर सर से और लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। प्रयास मेरा यह है कि आप लोगों को एक प्रमाणिक क्लास उपलब्ध करवाई जाए और मुख्यतः याद करवाई जाए। सुने एचआर सर को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा बिंबिसार के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? बिंबिसार के बारे में पढ़ा कि बिंबिसार जो शासक था उन्होंने हर्यक वंश को या मगध साम्राज्य को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्होंने अंग आदि से युद्ध लड़े और कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था। अब अंत बिंबिसार का अंत इस प्रकार से हुआ कि अजातशत्रु ने उनका वध कर दिया, उनके पुत्र ने ही उनका वध कर दिया और वध करने के बाद वह शासक बनता है। किसका शासक बनता है? मगध का शासक बनता है और किस प्रकार से अपना साम्राज्य विस्तार करता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम की दृष्टि से कि एचआर सर की पद्धति वही है, एचआर सर का पढ़ाने का तरीका वही है जो एग्जाम की दृष्टि से सही है। एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैं मैनेज करता हूं इस क्लास को। तो देखिए, तो सबसे पहले आप ध्यान में देखेंगे, पहले बिंबिसार को आप थोड़ा सा सुन लें कि बिंबिसार जो था उन्होंने पूर्व दिशा में अपना साम्राज्य विस्तार किया। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आए तो मगध का विस्तार जो है, मगध का साम्राज्य विस्तार बिंबिसार ने किया था पूर्व दिशा में। और यहाँ पर अजातशत्रु जो अपना साम्राज्य विस्तार करता है, अजातशत्रु ने अपना साम्राज्य विस्तार किया उत्तर व पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर व पश्चिमी दिशा में। तो पहली संभावना आप लोगों की एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाने की वो आपके सामने है। प्रश्न पूछ लें आप लोगों से कि बिंबिसार जो है उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया मुख्यतः तो पूर्व की ओर। बिंबिसार ने अपना साम्राज्य किस ओर बढ़ाया? पूर्व दिशा की ओर बढ़ाया, विस्तारित किया। और अजातशत्रु जो ने उत्तर व पश्चिम दिशा की ओर अपना साम्राज्य विस्तार किया, उत्तर व पश्चिम दिशा की ओर अपना साम्राज्य विस्तार किया। फिर मैं एक लाइन इसमें बताना चाहूंगा कि अजातशत्रु जो थे उसके बारे में डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, देखिए क्या कहते हैं कि डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी अजातशत्रु के बारे में क्या कहते हैं कि अजातशत्रु ने चाहे किसी भी तरीके से साम्राज्य हासिल किया हो, अजातशत्रु चाहे किसी भी तरीके से राजा बना हो, यूं कह सकते हैं राजा बना हो, लेकिन अजातशत्रु चाहे किसी भी तरीके से राजा बना हो लेकिन एक बड़ा ही सशक्त शासक प्रमाणित हुआ, लेकिन वह एक बड़ा ही सशक्त शासक प्रमाणित हुआ। ये कथन जो है डॉक्टर हेमचंद्र राय का, यह ये बताता है कि ये कितना कुशल शासक साबित हुआ, कितना सशक्त शासक साबित हुआ। किसके लिए? मगध साम्राज्य के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी इनके बारे में बताते हैं कि अजातशत्रु चाहे किसी भी तरीके से राजा बना हो लेकिन वह एक बड़ा ही सशक्त शासक साबित होता है या हुआ, प्रमाणित होता है। ठीक है, क्या किया अजातशत्रु ने अंग, वज्जी, काशी, कौशल। अजातशत्रु बड़ा प्रबल शासक साबित हुआ उस समय। उन्होंने अंग, देखो अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार अपन रीड करेंगे कि अजातशत्रु ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो इसकी बात मैं पहली लाइन बता देता हूं कि अजातशत्रु ने किन किन को अपने मगध साम्राज्य के अधीन किया। तो अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल। देखिए अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल, अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल
अंग लिच्छवी वज्जी कौशल काशी। काशी जनपदों को अपने अध्ययन कर लिया था, जनपदों को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, मगध साम्राज्य में मिलाया। साम्राज्य विस्तार किया कौन सी दिशा में? उत्तर व पश्चिम दिशा में। चर्चा करेंगे। साम्राज्य में मिलाया कौन कौन से? ध्यान रखना, अंग है, लिच्छवी है, वज्जी है, कौशल है, काशी। अंग लिच्छवी वज्जी कौशल काशी। अंग लिच्छवी वज्जी कौशल और काशी जो महाजनपद थे उनको मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। चर्चा करते हैं। अब अजातशत्रु ने साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किया और अपने एग्जाम में किस प्रकार से पर्सन बन सकते हैं। देखिए साम्राज्य विस्तार को मैं इस प्रकार से बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखिए अजातशत्रु का जो साम्राज्य विस्तार है उनमें मैं प्रमुख बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। साम्राज्य विस्तार ये कौन कौन सी मुख्य बातें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रकार से इनको रीड कीजिए कि पहले हम रीड करेंगे किसके बारे में? कौशल से युद्ध। अजातशत्रु जो था उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ युद्ध किया। तो कौशल से युद्ध पहली बात अपन क्लियर करेंगे। कौशल से युद्ध के क्या कारण रहे? कौशल से युद्ध, ठीक है, कौशल से युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है अपन चर्चा करेंगे लिच्छवियों से युद्ध। लिच्छवियों से युद्ध बहुत बढ़िया प्रश्न इनमें से आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। सुनते रहिए एचआर सर को। और अवंती के साथ संबंध, इसके बारे में हम रीड करेंगे। फिर कुछ और महत्वपूर्ण बातें अजातशत्रु की चर्चा करेंगे। तो कौशल से युद्ध, आप लोगों को बिंबिसार अगर पता है तो बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन किससे? कौशल देवी के साथ विवाह किया था। आपको पता है बिंबिसार ने किसके साथ विवाह किया? कौशल देवी। बिंबिसार ने कौशल देवी के साथ विवाह किया, लेकिन कौशल देवी वेड्स बिंबिसार, कौशल देवी के साथ बिंबिसार ने शादी की, विवाह किया, लेकिन अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया। अजातशत्रु ने क्या किया भाई? बिंबिसार को मार दिया। ठीक है। अब बिंबिसार को अगर मार देता है उसके बाद राजा बनता है, तो फिर इसका जो कौशल देवी जो है उसका भाई प्रसेनजित, वह कौशल देवी से बिंबिसार की शादी होती है तो उनको दहेज में मिलता है क्या? काशी। काशी इनको दहेज में मिलता है और उस समय इनकी राजस्व आय काशी की थी 1 लाख। राजस्व आय कितनी होती थी? 1 लाख रुपए की राजस्व आय काशी से उस समय होती थी। तो जैसे ही अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा तो प्रसेनजित जो था, प्रसेनजित आप ध्यान में रखना, अपन कौशल की बात कर रहे हैं। प्रसेनजित ध्यान में रखना, खूब बार प्रश्न आता है प्रसेनजित कहाँ के शासक थे? तो प्रसेनजित बताएंगे कौशल के शासक थे। तो प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया। प्रसेनजित ने क्या किया भाई? अपना काशी वापस ले लिया। भाई जब आप अपने पिता को मार सकते हो तो हमने आपके पिता को दहेज में दिया काशी, और इसलिए वापस ले लिया काशी अजातशत्रु से। तो अजातशत्रु जो था इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और प्रसेनजित क्या लगा भाई? अजातशत्रु का अपने मामा, और मामा से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। अजातशत्रु मामा जी के साथ लड़ाई करता है। अंत में उन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। अंत में उन दोनों के बीच संधि हो जाती है और संधि का परिणाम यह आता है कि प्रसेनजित जो थे, प्रसेनजित संधि, दोनों के बीच लड़ाई तो होती है। वो उस काशी को वापस प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु जो था वह प्रसेनजित से काशी वापस प्राप्त करना चाहता था। किससे? प्रसेनजित से क्या प्राप्त करना चाहता? वापस काशी। काशी को लेकर लड़ाई हुई, काशी को लेकर फांसी हुई। तो क्या हुआ? दोनों के बीच में संधि हो गई। क्या हो गई? संधि हो गई। किन किन के बीच में संधि हो गई? अजातशत्रु के बीच में और प्रसेनजित के बीच में संधि हो गई। और संधि के बाद एक और रिजल्ट आता है अजातशत्रु के लिए, बड़ी काम की बात आती है कि अजातशत्रु की शादी भी हो जाती है। किसके साथ? प्रसेनजित
अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। प्रसेनजित की पुत्री, देखिए ध्यान से सुनना आप, प्रसेनजित की पुत्री जो है वजीरा, प्रसेनजित की पुत्री कौन थी? वजीरा। वजीरा के साथ शादी कर लेता है। ध्यान से सुनना कि कौशल से युद्ध क्यों हुआ? कौशल से युद्ध का कारण था कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने जो काशी अपने उसके अजात शत्रु के पिता को जो काशी गांव दहेज में दिया था उसको वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रसेनजित ने उनके जीजाजी की हत्या कर दी, यानी कि अपने बाप की हत्या कर दी। इसने अजात शत्रु ने। तो प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया। काशी वापस ले लिया तो अजात शत्रु ने का अपमान हो गया, इसलिए अजात शत्रु ने उनके साथ युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध छेड़ दिया तो फिर इसका युद्ध का परिणाम संधि में बदला। संधि के द्वारा हुआ क्या? काशी तो दहेज में मिला ही, और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ कर दिया? अजात शत्रु के साथ कर दिया। ये घटना हुई। आप क्या समझे? एक बार वापस देखिए। कौशल की बात अपन करते हैं या प्रसेनजित की बात करते हैं तो दो बातें होती हैं कि इसके साथ मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूं कि प्रसेनजीत ने 2 बार वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किससे? मगध साम्राज्य से। अपनी जो बहन थी कौशल का विवाह तो कर दिया किसके साथ? कौशल देवी का विवाह किसके साथ कर दिया भाई? बिंबिसार के साथ। कौशल देवी वेड्स बिंबिसार। कौशल देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? बिंबिसार के साथ। और अपनी पुत्री वजीरा, बहन का विवाह बिंबिसार के साथ, और पुत्री वजीरा का विवाह किया किसके साथ? वजीरा वेड्स अजात शत्रु। इसका मतलब ये होता है कि अजात शत्रु जो होता है वह अपने मामा की लड़की के साथ शादी करता है। मामा की लड़की हुई है, इसके मामा जी तो हुए भाई। बहन किसके साथ? बहन की शादी की किसके साथ? बिंबिसार के साथ, उसके पिताजी के साथ। तो इसका क्या लगा? अजात शत्रु का मामा जी लगे प्रसेनजित। तो मामा की लड़की के साथ किसकी विवाह हो गया? अजात शत्रु के साथ, और संधि हो गई। और खास बात ये रहा कि कौशल से संधि करके या वैवाहिक संबंध स्थापित करके अजात शत्रु ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा को भी सुरक्षित कर लिया। शादी की शादी हो गई और उत्तरी पश्चिमी सीमा भी सुरक्षित हो गई। अगली बात समझ में, अजात शत्रु वजीरा के साथ शादी कर लेता है। वजीरा थी प्रसेनजीत की पुत्री। प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत कौशल नरेश था। क्या 2 काम हो गए? एक तो शादी हो गई इसके साथ, वजीरा के साथ, मामा की लड़की के साथ, और दूसरी बात उसने अपनी उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी उसको भी सुरक्षित कर लिया। अब चलते हम लिच्छवियों से युद्ध करवाते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा है या उत्तर पश्चिमी सीमा है, एक ही बात है, पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिमी। अब अपन चलते हैं लिच्छवियों के साथ युद्ध। लिच्छवियों के साथ युद्ध क्यों हुआ? कई बार बातें आती हैं लिच्छवियों के साथ युद्ध क्यों हुआ, तो इसके भी 2 बातें सामने निकल करके आती हैं। लिच्छवियों के साथ युद्ध, मैंने आपको बताया था बात कि बिंबिसार को ध्यान में रखेंगे कि बिंबिसार ने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलेना के साथ विवाह किया था। आप ध्यान में रखेंगे, लिच्छवी नरेश कौन था? चेटक। और चेटक की पुत्री कौन? चेटक की पुत्री कौन थी? चेटक की पुत्री थी चेलेना। इस चेलेना ने ही बिंबिसार की जेल में सेवा पानी की थी। जब बिंबिसार को अजातशत्रु ने जेल में डाल करके मार दिया था, तो जब तक वह जेल में था तब चेलेना ने उनकी क्या की भाई? बिंबिसार की सेवा पानी की थी। अब ध्यान से सुनना, तो जब लिच्छवियों से जब इन्होंने बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने बिंबिसार को जेल में डाल करके मार दिया, तब क्या होता है कि चेलेना के जो जैन ग्रंथ के अनुसार, 2 प्रमाणित बात अपन चर्चा करेंगे, जैन ग्रंथों के अनुसार और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। जैन ग्रंथों के अनुसार और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चर्चा करेंगे कि क्या खास बात थी। लिच्छवियों से युद्ध के 2 मुख्य कारण कौन कौन से थे? एक तो जैन ग्रंथों के अनुसार अपन चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैन ग्रंथ क्या कहते हैं? जैन ग्रंथ ये कहते हैं कि जब बिंबिसार ने अजातशत्रु को शासक घोषित किया,
तो बिंबिसार ने क्या किया था कि उसकी रानी चेलेना के दो पुत्र थे। चेलेना के दो पुत्र थे और चेलेना के दो पुत्रों को बिंबिसार ने क्या प्रदान कर दिया। कारण देखो, पहला कारण है कि बिंबिसार द्वारा क्या पढ़ेंगे, बिंबिसार ने चेलेना के दो पुत्रों को, चेलेना के दो पुत्र कौन कौन से थे, हल एंड बेहल, ध्यान रखना, हल व बेहल, हाल बेहाल नहीं होते, वैसे याद कर लेना। चेलेना के दो पुत्र थे हल व बेहल। ध्यान से सुनना कि बिंबिसार ने अब चेलेना के दो पुत्र, चेलेना उनकी रानी थी, तो चेलेना के दो पुत्र हल व बेहल को एक अपना मुख्य हाथी, उस हाथी का नाम था संचेतक। ये जैन ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूं, संचेतक था। चेतक आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप का घोड़ा, और संचेतक जो था वह है बिंबिसार का घोड़ा, बिंबिसार का हाथी। बिंबिसार का हाथी नाम क्या था, बिंबिसार के हाथी का चेतक नाम था। क्या नाम था भाई, चेतक नाम था। तो बिंबिसार ने अपना जो बहुत बड़ा हाथी या संचेतक नाम उस हाथी का था, प्रमुख हाथी था उसका, तो संचेतक को उन दोनों को दे दिया। और एक 18 लड़ियों वाला वो एक बड़ा सोने का हार था, 18 लड़ियों वाला हार भी उनको दे दिया। दो चीज दे दी, एक तो संचेतक प्रमुख हाथी, इसका बिंबिसार का प्रमुख हाथी था, और दूसरा 18 लड़ियों वाला हार, 18 लड़ियों वाला हार। एक बार अब ये इन हल व बेहल चेलेना के दो पुत्रों को दे दिया, तो जब वह शासक बना, अजात शत्रु जब शासक बनता है तो हल व बेहल से कहता है कि लाओ आपका हाथी मुझे दे दो, संचेतक मुझे दे दो, वो 18 लड़ियों वाला हार मुझे दे दो। तो इतनी बात वो उन हल व बेहल से मांगते हैं, और प्रमुख हाथी संचेतक हाथी को वापस मांगता है अजात शत्रु, और वह 18 लड़ियों वाला हार वापस मांगता है। तो दोनों जो हल व बेहल जो हैं वो अजात शत्रु के शासन से भाग करके अपने नाना के पास चले जाते हैं। नाना मतलब लिच्छवी नरेश चेटक, लिच्छवी नरेश चेटक के पास अपने नाना के पास चले जाते हैं। भाई नाना, हल व बेहल के नाना कौन, चेटक। अब चेटक के पास चले जाते हैं तो अजात शत्रु उनसे युद्ध करने के लिए मजबूर होता है, और इसलिए जैन ग्रंथों के अनुसार अजात शत्रु लिच्छवी नरेश चेटक से युद्ध इसलिए करता है कि उनके जो दो भाई हैं हल व बेहल, वो भाग करके किसके शरण में चले गए हैं, चेटक की शरण में चले गए हैं। क्यों, क्योंकि वो संचेतक हाथी, मुख्य प्रमुख हाथी बिंबिसार का, उसको नहीं लौटा रहे हैं, और 18 लड़ियों वाला हार जो है वो भी वह डिमांड कर रहा है अजात शत्रु, जिनको वह देना नहीं चाहते हैं। और नाना के पास दोनों हल व बेहल चेलेना के दोनों पुत्र चले जाते हैं। इसलिए अजात शत्रु जो होता है वह लिच्छवी नरेश चेटक से युद्ध करता है। आ गई बात समझ में। और दूसरा बौद्ध ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि लिच्छवियों के बीच, यानी कि चेटक व अजात शत्रु के बीच जो लड़ाई हुई थी वह हीरों की खान का लेकर हुई थी। हीरों की खान को लेकर के लिच्छवियों से युद्ध हुआ था। हीरों की खान को लेकर के लिच्छवियों से युद्ध हुआ कि भाई जो हीरों की जो खान थी उस पर मगध का और वैशाली का दोनों का बराबर अधिकार था, लेकिन वैशाली जो था उसको अकेला ही उस पर अपना अधिकार करना चाहता था। मतलब हीरे की जो खान थी उस हीरे की खान पर, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हीरे की खान पर वैशाली का व मगध का, इन दोनों का क्या था भाई, लिच्छवियों का दोनों का क्या था, बराबर अधिकार था। अब मगध इसको क्या था, पूरा अधिकार करना चाहता था, इसके ऊपर पूरा अधिकार चाहता था। इसलिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हीरों की खान को लेकर इस पर अधिकार लड़ाई हो गई। किसके अनुसार, द्वितीय बौद्ध संगति के अनुसार। आप ध्यान में रखना, द्वितीय बौद्ध संगति के अनुसार लिच्छवियों के बीच व अजात शत्रु के बीच जो लड़ाई हुई वह इसलिए हुई
कि दोनों का पहले बराबर इनके ऊपर अधिकार था, लेकिन वैशाली जो है वह इसके ऊपर पूरा अधिकार चाहती थी। इसलिए द्वितीय बौद्ध संधि या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो लड़ाई हुई वह हीरू के खान को लेकर हुई। यह है बात दोनों की लिच्छवियों से युद्ध में, जिसमें अजातशत्रु विजयी हुए और उसने लिच्छवी को अपने साम्राज्य में का हिस्सा बना लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अवंती के बारे में। अवंती नरेश के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवंती का जो शासक था प्रद्योत। अवंती का शासक कौन था? प्रद्योत। अवंती के शासक प्रद्योत से बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वह मैत्रीपूर्ण संबंध इन्होंने निभाए थे कि जब प्रद्योत बीमार हो गया था तो बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अब चर्चा किसके साथ हो रही है? अजातशत्रु के साथ। अजातशत्रु के साथ इन दोनों अवंती और अजातशत्रु के बीच में क्या रहा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अजातशत्रु व अवंती का शासक अजातशत्रु का से अवंती का शासक जो प्रद्योत था वह ईर्ष्या करता था, ठीक है, और मन ही मन उन्होंने मगध पर आक्रमण करने की योजना बना ली थी। लेकिन अजातशत्रु ने मगध को इतना सुरक्षित कर लिया था कि कोई भी युद्ध करने से पहले सोचता। इसलिए अवंती का जो शासक प्रद्योत था उसने बस मन में ही विचार बनाए रखा, ठीक है, तो अजातशत्रु व अवंती के बीच में कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये तो कुछ मुख्य बातें थी अजातशत्रु के बारे में, के बारे में। और मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो है वो आप लोगों से चर्चा करता हूं कि अजातशत्रु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और क्या है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आए होंगे साम्राज्य विस्तार के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में भाई? किसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण अजातशत्रु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान में रखेंगे। मैं 2-3 शब्द लिख रहा हूं। एक तो महापरिनिर्वाण अजातशत्रु से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, महापरिनिर्वाण। एक तो आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात मैं यहां पर लिख रहा हूं महाशिलाकंटक आप ध्यान रखेंगे। पहले क्या बात बताई मैंने कि एक तो महापरिनिर्वाण, दूसरा महाशिलाकंटक, और तीसरी बात मैं अपन बता रहा हूं यहां पर रघुमूषल। ये भी मूषल तगड़ा ही है, रघुमूषल। 3 बातों के बारे में और हम चर्चा करने जा रहे हैं अजातशत्रु के बारे में। तीनों बातें एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रघुमूषल, महाशिलाकंटक और महापरिनिर्वाण। कि भाई अजातशत्रु के जीवन की या शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। अजातशत्रु के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध जो है ना, उन्होंने अपना देह त्याग किया। महात्मा बुद्ध की देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। और महापरिनिर्वाण एक बहुत ही महान घटना अजातशत्रु के शासनकाल की होती है 483 ईस्वी पूर्व में। तो आप लोगों को पता है कि जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय उस समय उनकी अस्थियों के 8 भाग करके उनको 8 स्थानों पर रखा गया और वहां पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। आप लोगों को बता दें 8 स्थान, उनको अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। तो उस समय अजातशत्रु भी उस 8 ढेरी जो बनाएगी उनके अस्थियों की, उनमें एक ढेरी प्राप्त करने में, एक अंश प्राप्त करने में, महात्मा बुद्ध की अस्थियों का कुछ अंश प्राप्त करने में अजातशत्रु भी सफल रहा था। और उन्होंने क्या किया कि राजगृह की पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध से वो अस्थि प्राप्त करके, खास बात है महापरिनिर्वाण के राजगृह की पहाड़ी पर
इन अस्थियों को रखकर राजगृह की पहाड़ी पर जो अंश इन अजातशत्रु ने प्राप्त किया, उस अंश के ऊपर राजगृह है, उसको राजगृह की पहाड़ी पर ले गए और राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप का निर्माण करवाया। ये खास बात है, स्तूप का निर्माण करवा दिया। कितनी महान घटना, इसकी एक महान श्रेय इनको प्राप्त होता है अजातशत्रु को, महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त करने का और उनकी अस्थियों पर स्मारक बनाने का, स्तूप बनाने का काम इनको उनके जीवन काल में प्राप्त होता है। एक बड़ी महान उपलब्धि इनको अपन कहेंगे। राजगृह की पहाड़ी पर उन्होंने स्तूप का निर्माण किया और आप लोगों को पता है कि आगे चलकर राजगृह में ही जो वेभार पर्वत की सप्तपर्णी गुहा, वेभार पर्वत की सप्तपर्णी गुहा में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आप लोगों को बताया प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर? राजगृह, रावीपाक, पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। ये 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? वेभार पर्वत में। आप लोगों को ऑप्शन मिले टिक लगा देना। सप्तपर्णी गुहा ऑप्शन मिले तो भी सही है, राजगृह ऑप्शन मिले तो भी सही है। क्यों? किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु आपको मिले तो भी सही है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन वेभार पर्वत की सप्तपर्णी गुहा में राजगृह की पहाड़ी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आ गई बात समझ में। दूसरी बात अपन चलेंगे और आप लोगों को खास बात ये भी पता होगी प्रथम बौद्ध संगति की क्या, कि प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटकों का संपादन हुआ। एक तो सूत पिटक जिसमें धर्म सिद्धांत है, सूत पिटक धर्म सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और दूसरा विनय पिटक जिसमें आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत पिटक में धर्म सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, विनय पिटक में आचार नियमों का संपादन किया गया। तो ये प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध की शरीर की अस्थियों को 8 भागों में बांटने का काम किया गया था। एक अंश अस्थियों का अजातशत्रु के भी नसीब में था और उन्होंने राजगृह की पहाड़ी पर ले जाकर के स्तूप का निर्माण करवाया और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी वहां पर हुआ। दूसरे 2 शब्द मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक क्या है? एक युद्ध यंत्र है, युद्धक यंत्र अपन ये कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे कि हथियार, युद्ध का हथियार था महाशिलाकंटक। और कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। एक तो महाशिलाकंटक जो युद्ध हथियार है, महाशिलाकंटक क्या है? हथियार है। और ये हथियार जो है वह अजातशत्रु ने काम में लिया था। किसके खिलाफ? वज्जी संघ के खिलाफ। ये ध्यान रखना, वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध में, वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में एक बड़ा विनाशक हथियार अजातशत्रु ने काम में लिया के विरुद्ध युद्ध में। ये आप ध्यान में रखेंगे कि एक तो पहली बात ये कि महाशिलाकंटक क्या है? एक युद्धक हथियार है, एक खतरनाक हथियार था महाशिलाकंटक नामक ये हथियार। और सर्वप्रथम इस हथियार का उपयोग किसके खिलाफ काम में लिया गया? वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध में काम में लिया गया। इस हथियार को कब काम में लिया गया? किसके खिलाफ युद्ध में? वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध में काम में लिया गया। किसने बनाया? किसने? अजातशत्रु ने काम में लिया। अजातशत्रु ने इस हथियार की, इस महाशिलाकंटक की खास बात यह थी कि यह बड़े बड़े हथियारों को दुश्मन की सेना पर फेंकता था। ठीक है, महाशिला बड़े बड़े पत्थर सेना पर यह फेंकता था, बहुत दूर दूर तक यह फेंक देता था। इसलिए इससे बड़ा विनाशक हथियार उस समय का यह बड़ा विनाशक हथियार था। दूसरी बात है, अपन इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, रघुमूशल पे। रघुमूशल क्या है? यह भी एक हथियार था जिसके चारों तरफ चाकू निकले हुए थे, चाकू एवं पेने किनारे इसके लगे रहते थे रघुमूशल के। ये भी एक युद्धक हथियार। तो रघुमूशल चाकू लगे थे और पेने किनारे थे, इसके पेने किनारे इसके चारों तरफ लगे होते थे, जिससे
शरीर को काटने पाटने के लिए इसको काम में लेते थे। यह हथियार भी किसने काम में लिए थे? अजात शत्रु ने। तो अजात शत्रु के जो प्रमुख हथियार कौन कौन से हैं? एक तो महाशिला कंटक साम्राज्य विस्तार में काम में लिए गए, और दूसरा रघु मूसल। कौन सा? रघु मूसल। महाशिला कंटक महान शिलाओं को फेंकने वाला यंत्र, हथियार, ठीक है, इसकी दुश्मन की सेना पर। तो इस प्रकार से अजात शत्रु ने इन हथियारों के सहायता से अपने साम्राज्य विस्तार किए। और अंततः एक लास्ट बात अपन खत्म करेंगे अजात शत्रु के बारे में, कि अजात शत्रु जो की मौत जो हुई उसके पिता ने, उसके पुत्र ने की, ऐसा इतिहास का उनका मत है। लेकिन फिर भी इसकी मृत्यु के बारे में सभी एक इतिहासकार मतज्ञ नहीं है, एक मत नहीं है, क्योंकि गार्गी संहिता में इसके जो पुत्र जो था उदाई या उदायीन भी इसको अपन कहते हैं, उदायीन, इसका पुत्र कौन सा था? उदायीन या उदाई, दो शब्द आते हैं, उदाई भी आ जाए तो भी सही मान लेना, उदाई। उसके पुत्र उदाई ने इसकी हत्या की, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। लेकिन गार्गी संहिता में, ये ध्यान रखना, गार्गी संहिता में कई बार प्रश्न आता है, गार्गी संहिता में उदय के लिए धर्मात्मा शब्द का काम में लिया गया है। क्या शब्द काम में लिया गया है? धर्मात्मा। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, या आप तो ये ध्यान रखना ना, एग्जाम की दृष्टि से आप ध्यान में रखेंगे कि गार्गी संहिता में किस मगध शासक के लिए धर्मात्मा शब्द काम में लिया गया है। प्रश्न आ गया होगा दिमाग में, मैं दोबारा उच्चारण कर रहा हूं कि किस मगध शासक के लिए, गार्गी संहिता में किस मगध शासक के लिए धर्मात्मा शब्द काम में लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? उदाई या उदायीन, ठीक है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर धर्मात्मा शब्द काम में लिया गया है तो शायद ही वह अपने पिता का हत्यारा होगा, क्योंकि धर्मात्मा शब्द पिता के हत्यारे के नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए काम में नहीं लिया जा सकता। इसलिए उदायीन ने अपने पिता की हत्या की, अजात शत्रु की हत्या की, ऐसा इस मत पर इतिहासकार एक मत नहीं है। तो एक और बात देखिए उदायीन के बारे में, कि उदायीन ने गंगा व सोन नदी के बीच में, उदायीन के बारे में क्या है? गंगा व सोन नदी के बीच में एक महानगर, एक बढ़िया नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। कई बार आ जाता है किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो आप बताएंगे उदायीन ने की। किसने की? उदायीन ने की। तो आप देखेंगे कि लगभग 461 ईस्वी में, कुछ बुक्स में 462 है, 461-62 में इसकी हत्या कर दी गई, ऐसा भी मानते हैं उदायीन ने, और कुछ शासक नहीं मानते हैं। तो ये है क्लास थी आप लोगों के लिए इसके अजात शत्रु के बारे में। आप लोगों को समझ में आई होगी, ऐसा मेरा प्रयास है। प्रमाणिक क्लास है, आप लोगों के एग्जाम में काम आएगी। इजाज़त दें एचआर सर को, फिर सुने कल। थैंक यू।